अगर दो प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज व्हेन टू प्रोसेस आर कम्युनिकेटिंग एंड वी आर डीलिंग विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, देन वी कैन नॉट गो फॉर एन अनरिलायबल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशिंग प्रोटोकॉल। तो वहां पे हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए जो काफी रिलायबल हो, एंड फॉर दैट द टीसीपी आईपी जो बनाए वो लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किए। क्या क्या फीचर्स है इसमें, व्हाट इट प्रोवाइड्स, ये हमें क्या देता है? तो पहला, इट प्रोवाइड्स कनेक्शन ओरिएंटेड, इट प्रोवाइड्स कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसमिशन। जब भी कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा वो पूरे डेटा ट्रांसमिशन जो है वो कनेक्शंस के कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरह का कनेक्टिविटी है फ्रॉम एंड प्रोसेस टू the end process, that is from the sender's process to the receiver's process. That is why it is called connection oriented. जो पहले UDP था, that was not connection oriented, and that is why that was unreliable. दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो क्या है? that is stream delivery. Data is delivered as a stream to the रिसीवर सेक्शन, रिसीवर प्रोसेस में डेटा जो है इट इज डिलीवर्ड एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस लाइक दैट ऑफ स्ट्रीम ऑफ डेटा इन द रिसीवर सेक्शन। कौन है? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जो कि हमारा यूडीपी में हमारा जो था दैट वाज वन साइडेड, कि अगर एक यूडीपी सेंड कर रहा है दूसरा यूडीपी वो भी सेंड कर सकता था, दैट वाज कंप्लीट नेटवर्क ओरिएंटेड। इसमें जो है जो फुल डुप्लेक्स है इसका मतलब है कि जो सेंडर है वो सेंड भी कर सकता है और साथ में जो है रिसीव भी कर सकता है। दैट इज बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर कैन सेंड द डेटा इन आइदर साइड, दोनों साइड में एक दूसरे को डेटा वो सेंड कर सकते हैं, और वो दोनों जो कम्युनिकेशन होगा वो स्ट्रीमलाइंड कम्युनिकेशन होगा। That is the main features that the TCP provides, and the last one is that is reliability. These are the features, and इसके अंदर में बहुत सारे सब फीचर्स हैं, that is कि जो क्या कैसे रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, कैसे स्ट्रीम डिलीवरी होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, दैट इज हिडन कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली वी आर हैविंग द फोर थिंग्स दैट इज इन टीसीपी आईपी। जो टीसीपी जो है वो हमें ये चार मुख्य चीज देते हैं, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेशन, पूरा जो कम्युनिकेशन है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होके चलता है। दूसरा है कि सारा डेटा जो है वो स्ट्रीमलाइंड होके डिलीवर्ड होता है, दैट इज नो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी इज अलाउड। एंड और बोथ साइड डेटा हो सकता है, साथ में डेटा जो है वो काफी रिलायबल होता है। जिस तरह से यूडीपी काम कर रहा था आईपी के साथ, उसी तरह से टीसीपी भी आईपी के साथ कम्युनिकेट करता है, सो दैट द मैसेजेस दैट इज कमिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो मैसेजेस प्रोड्यूस करते हैं, या फिर डेटा इन जनरल वी कैन से मैसेजेस, उसी को वो अपना टीसीपी जो है अपना प्रोटोकॉल डेटा यूनिट पे कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स द मैसेजेस इनटू इट्स प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। टीसीपी का जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है उसको हम लोग सेगमेंट भी कहते हैं। वी से दैट इट इज अ सेगमेंट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट टीसीपी का सेगमेंट होता है। तो दो टीसीपी जो है जैसे यूडीपी आईपी के साथ कंबाइन होके एक सॉकेट बना रहा था, टुगेदर व्हेन वी आर हैविंग ए पोर्ट एड्रेस एंड ए आईपी एड्रेस, इट क्रिएट्स अ सॉकेट। उसी तरह से टीसीपी भी आईपी जो है दोनों के साथ मिलके इट विल आल्सो क्रिएट ए सॉकेट, एंड एवरी सॉकेट हैज अ सॉकेट एड्रेस। बट the main thing that the TCP is having different features, so the communication completely changes in case of TCP। बाकी जो था वो वैसा ही है, बस यही है कि इस पे पोर्ट नंबर भी यहाँ भी यूज होगा, लेकिन यहाँ जो है पूरा कम्युनिकेशन जो है ये फीचर्स के साथ, कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ आएगा।
So what is mean by connection oriented? Basically it is establishing, ये जो reliability ये दे रहा है, ये कहीं ना कहीं ये इन चीजों के कारण ही दे रहा है, that is in terms of, क्योंकि वो कनेक्शन को पूरी तरह से एस्टैब्लिश करता है, तभी जाके वो डेटा का ट्रांसफर करता है। दैट इज इट क्रिएट्स ए, जो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है, दैट इज इट्स क्रिएट ए वर्चुअल सर्किट, एक वर्चुअल सर्किट वो बनाता है बिटवीन द प्रोसेसेस एंड द नेटवर्क पाथ। जो भी प्रोसेस एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो एक अपने आप में एक वर्चुअल सर्किट बनाते हैं थ्रू द नेटवर्क, एंड फॉर दैट इट इज यूजिंग द आईपी। नेक्स्ट जो है इसी कनेक्शन ओरिएंटेड में आ जाता है, दैट इज इट एस्टैब्लिशेस ए फ्लो कंट्रोल, जो कि यूडीपी में नहीं था। दैट इज जो सेंडर है वो कितने स्पीड से वो डेटा को भेजेगा। तो फ्लो कंट्रोल वो कैसे इंप्लीमेंट करता है, जैसे हम लोग देखे थे डेटा लिंक लेयर में, दैट इज स्लाइडिंग विंडो। सो इट यूजेस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल टू इंप्लीमेंट फ्लो कंट्रोल। तो इसमें इट यूजेस डेफिनेटली, अगर स्लाइडिंग विंडो है तो जैसे हमारा डेटा लिंक लेयर में हमें बफर रखना पड़ रहा था, तो टीसीपी आईपी जो अपने पास दो तरह का बफर रखता है, दैट इज कॉल्ड द रिसीविंग बफर एंड द सेंडिंग बफर। ये दोनों बफर में वो डेटा को रखता है, और कितना डेटा, चंक ऑफ डेटा को वो एट ए टाइम रखेगा, दैट डिफाइंस द विंडो साइज ऑफ द टीसीपी। और डायनामिकली वो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन डायनामिकली वो इस चीज को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट कम्स द व्हाट, दैट इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन, जो कि हमारा ये कोई भी फीचर जो था ये यूडीपी में नहीं था। एरर डिटेक्शन कम्स बाय यूजिंग द चेकसम। ओके, एरर डिटेक्शन जस्ट ड्रॉप, यूडीपी में जो एरर डिटेक्शन था वो चेकसम से होता था, बट इट लीड टू द कंफ्यूजन दैट कि अगर गलत पैकेट आ गया है या फिर पैकेट में कुछ गड़बड़ी हो गया है, सिंपली यूडीपी उसको ड्रॉप कर देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। रीट्रांसमिशन या कुछ भी ऐसा उसको कंट्रोलिंग वगैरह कुछ फीचर्स उसमें नहीं था। जबकि यहाँ पे इस एरर डिटेक्शन को हम लोग एरर कंट्रोल में भी हम लोग यूज कर सकते थे हैं। तो नेक्स्ट इज एरर कंट्रोल। So error control is using by go back in RQ, go back in window, automatic repeat request, and finally it also implements congestion control। Congestion मतलब the amount of traffic that is being that is being given to the network, या फिर किसी नोड के ऊपर, किसी होस्ट के ऊपर कितने अमाउंट ऑफ ट्रैफिक पर यूनिट टाइम जा रहा है। अगर जितना वो संभाल सकता है उससे ज्यादा अगर नेटवर्क में लोड जा रहा है, ट्रैफिक जा रहा है, देन इट क्रिएट्स कंजेशन। अगर जो डेटा ट्रैफिक है उसका प्रोसेसिंग कम हो जाए, तो ये बहुत कारणों से होता है कि जो इंटरमीडिएट नेटवर्क है अगर वही स्लो हो जाए, देन आल्सो इट क्रिएट्स कंजेशन। कि बीच में कोई भी अगर इंटरमीडिएट राउटर्स वगैरह कहीं भी अगर नेटवर्क स्लो है, सो ट्रैफिक वहां पे गैदरिंग होना शुरू हो जाएगा। या फिर जो होस्ट है, दैट इज रिसीविंग जो है, रिसीवर जो है, उसी के पास ही बफर उसका जो दैट इज जिसमें वो सेगमेंट्स को या प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, दैट इज द टीसीपी सेगमेंट्स को कलेक्ट करेगा, वही अगर भरा हुआ है, दैट इज इट इज ऑलरेडी फिल्ड, इन दैट केस आल्सो कंजेशन हैपेंस। तो कैसे इसको हैंडल कर सकता है? टीसीपी हैज ऑल द फीचर्स कि वो इन सारे चीजों को हैंडल कर सकता है टू एस्टैब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन। देन कम्स कि ये कैसे, हाउ डज इट सेंड द डेटा। सो व्हाट इज द दैट इज द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट दैट इट यूजेस टू सेंड द डेटा। सो जब एक सिस्टम, व्हेन वी आर हैविंग अ सिस्टम, so it is a computer having its operating system, तो डेफिनेटली टीसीपी आईपी जो है वो किसी ना किसी नेटवर्क, टीसीपी जो है वो किसी ना किसी नेटवर्क सूट को बिलोंग करेगा, एंड नेटवर्क सूट इज ए पार्ट सॉफ्टवेयर, इज ए मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर दैट बिलोंग्स टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बाय डिफॉल्ट टीसीपी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है।
से यूडीपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, टीसीपी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। सो टू होस्ट आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क यूजिंग टीसीपी। सो इन बिटवीन वी आर हैविंग राउटर्स, जैसे कि हम लोग पहले देखे थे, in between, and this is the network, and they are connected to the routers. So in between जब ये कम्युनिकेशन जब ये एस्टैब्लिश करते हैं, दिस इज आवर सेंडर एंड दिस इज अ रिसीवर। सो कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, मतलब जा भी सकता है और आ भी सकता है। व्हाई? बिकॉज इट इज फुल डुप्लेक्स। And whenever a TCP establishes a connection between from one process to another process, इसके पास भी कुछ processes हैं और इसके पास भी कुछ processes हैं। So अगर एक process का दूसरे process के साथ mapping वो करना चाह रहा है, so for that it creates a local space that is called buffers. Similarly, the receiver side also creates a buffer. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जैसे ही कोई प्रोसेस अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके लिए पहले यूडीपी में सिर्फ पोर्ट नंबर असाइन होता था, पोर्ट नंबर को आईपी के साथ करता मैच दैट इज कनेक्ट करता था ताकि यूनिकली आइडेंटिफाइड हो। यहाँ पे वो लोग बफर भी क्रिएट करेंगे, ये तो करेंगे ही, साथ में एक बफर भी क्रिएट करेंगे, जिस बफर में जो टीसीपी जो सेगमेंट्स है, इसी बफर में जो सेगमेंट्स है वो आएंगे। And those segments, how they are created, let us go for the data format, जो application layer से जो ऊपर higher layer से जो data आते हैं, how they come and how TCP visualizes that data. For example, if this is the data that is coming from the application layer, अगर ये data जो है वो application layer से एक data आ रहा है, application layer, this is upper layers, and this is our TCP header. And this is the data coming from the application layer. तो उसमें वो अपना header लगाता है, and this header, ये जो TCP header लगाने के बाद जो protocol data unit जो बना PDU, this is called the segment. This is the segment that we say that as a segment. इसी segment का वो further that is encapsulation होगा, that is called the IP header. An IP header will encapsulate the TCP header. So this part is TCP header, this is the TCP packet, and this is the IP header. This process is encapsulation, जो हम लोग देख चुके हैं. And finally, जब ये this thing is done, this is handed over to the data link layer के पास इसको छोड़ दिया जाता है. IP layer में जो ये जो चीज बना, that is called a packet. TCP that is the transport layer में जो चीज बना, that is called the segment. और ये जो TCP header जो segment बना है, it is divided into some chunk of data that are called bytes. तो कुछ डेटा में इसको बांट दिया जाता है, these are called the bytes. सेगमेंट जो है बाइट्स को मिलाते हुए, जो डेटा ऊपर से आ रहा है उसको मिलाते हुए इस सेगमेंट को जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, इट बिल्ड्स द सेगमेंट एंड makes the TCP segment and it hand over the protocol data unit to the IP layer. अब जो है कि इसी सेगमेंट में जो इंफॉर्मेशन भरता है, that is the header में, TCP header ये जो अपना इंफॉर्मेशन भर रहा है, इसी से वो अपना रिलायबिलिटी को इंश्योर कर रहा है, that is how it becomes reliable. So ये सारा जो रिलायबिलिटी है, the concept of reliability, it is coming from the TCP feature. Within the frame, within the segment, या फिर header, TCP segment कहिए या फिर within the TCP header. TCP header में जो इंफॉर्मेशन है उसी के जरिए ये चीज that is the reliability को ensure करता है. Now the question arises,
that is what are the things that it uses to enforce the reliability. पहला है वो जो यूज करता है that is called the numbering system. वो सारे जो इंफॉर्मेशन है जो भी वो अपने भेजते हैं, नंबरिंग सिस्टम जो भेजते हैं फ्रॉम द होस्ट टू द रिसीवर, जो सेंडर है रिसीवर तक जो डेटा जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहा है वो सारा डेटा जो है वो नंबर्ड है, ऑल द डेटा इज नंबर्ड. तो पहला नंबरिंग जो वो यूज कर रहा है दैट इज कॉल्ड द बाइट नंबर, क्योंकि वो सारा डेटा को वो बाइट्स में कन्वर्ट करता है एंड इट वो सबको क्लब करता है बाइट्स को टू क्रिएट द सेगमेंट्स. सो ऑल डेटा बाइट्स आर टू बी नंबर्ड. तो पहला जैसे ही एप्लीकेशन लेयर से कोई डेटा आ रहा है तो सारे डेटा को वो नंबरिंग करता है, दैट इज इट गिव्स द इट ब्रेक्स द डेटा इनटू बाइट्स एंड ऑल द बाइट्स आर टू बी नंबर्ड. ठीक, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इट कलेक्ट्स द बाइट्स इनटू इट्स बफर. वो अपने बफर में उस सारे बाइट्स को वो कलेक्ट कर लेगा और उस जितने बाइट्स उसको सेंड कर रहा है टोटल डेटा अमाउंट टू व्हाटएवर अमाउंट ऑफ बाइट्स, जितने भी बाइट्स वो होंगे, दैट बाइट्स कुड बी गिवन ए नंबर, ए रैंडम नंबर, कोई भी एक रैंडम नंबर उसको दिया जाता है एंड दैट वैरीज फ्रॉम बाइट्स आर गिवन नंबर आर collected into buffer and given random numbers from 0 to 2 to the power 32 minus 1. क्यों? क्योंकि जो TCP है वो 16 बिट्स का उसका विड्थ है, दैट इज जो उसका सारे जो फील्ड्स है वो 16 बिट्स पे वो काम करता है, दैट इज पोर्ट नंबर जो है. So it gives 2 to the power 32, sorry not 16 bits, 32 bits पे ये काम कर रहा है. So and for that it uses 2 to the power 32 minus 1 जो नंबर वो असाइन करता है. और यही नंबर जो है जो TCP/IP में जो कि फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल को एस्टेब्लिश कर रहा है. और ये दोनों जो है एट द बाइट लेवल एस्टैब्लिश होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग द बाइट नंबर्स टू एस्टैब्लिश फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल. इन दोनों को हम लोग बाइट ओरिएंटेड वे में एस्टैब्लिश करते हैं, बाइट ओरिएंटेड फॉर्म में दोनों को एस्टैब्लिश करते हैं जस्ट बाय यूजिंग द बाइट नंबर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट कम्स जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस नंबर in the numbering system. Sequence number. It is somewhat different from the byte number. जब सारे bytes को वो एकत्रित कर लेता है, that is the TCP buffer में जब एकत्रित कर देता है, so it puts a number that is called sequence number while it is creating segments. So sequence number वो number है that is given to each segment. तो बाइट्स को जब वो कलेक्ट करता है तो सीक्वेंस नंबर उसको एक नंबर देना होता है. द कलेक्शन हैज टू बी गिवन अ नंबर. दैट कलेक्शन जो उसको जो नंबर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस नंबर. इट इज गिवन टू ईच सेगमेंट. सेगमेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ बाइट्स. तो वो कितना बाइट्स का वो एक सेगमेंट बनाएगा उसके आधार पे वो सीक्वेंस नंबर देता है. दैट इज फॉर एग्जांपल अगर जो बाइट वो बनाएगा तो पहला बाइट वही होगा, पहला सीक्वेंस नंबर भी वही होगा जो पहला बाइट नंबर होगा, एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स इट विल गो ऑन क्रिएटिंग द सेगमेंट्स. फॉर एग्जांपल अगर वो उसका पहला बाइट नंबर जो है अगर उसके पास उसका जो पहला बाइट नंबर है रैंडमली वो चूज किया है, फॉर एग्जांपल अगर वो 10,001 अगर चूज किया है फर्स्ट बाइट नंबर, तो उसका पहला सीक्वेंस नंबर जो है वो भी 10,001 होगा. ये दोनों जो है बाइट नंबर और सीक्वेंस नंबर भी दोनों यही होगा. अब डिपेंड करता है कि वो एक सेगमेंट में कितने बाइट्स वो भेजना चाहता है. अगर वो 1000 बाइट भेजना चाहता है तो पहला बाइट नंबर ये है, पहला सीक्वेंस नंबर ये है, अगला सीक्वेंस नंबर क्या होगा? तो सेकंड सीक्वेंस नंबर कितना होगा कि इसी में अगर 1000 हम जोड़ देते हैं, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड सेगमेंट नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1101.
इट विल बी द सेकंड सीक्वेंस नंबर, या फिर सेगमेंट का दूसरा सेगमेंट का नंबर होगा ये 1101। क्यों? क्योंकि इसमें हम 1000 जोड़ दिए। सो हर बार जो है कितना नंबर ऑफ बाइट्स एक सेगमेंट में वो भरता है, दैट डिसाइड्स कि अगला सीक्वेंस नंबर क्या होगा। अगर वो 5000 बाइट्स भरता तो पहला सीक्वेंस नंबर जो था और पहला बाइट नंबर जो था वो तो वही रहता, लेकिन इसमें सिंपली 5000 इसमें ऐड हो जाता, एंड दैट वुड हैव दैट इज 15001। जो दूसरा सीक्वेंस नंबर है, दूसरा सेगमेंट जो है वो 15001 से उसका शुरू नंबरिंग जो होगा शुरू होता। So in this way, by implementing the numbering at the byte level, somewhere we are extracting the sequence number or abstracting the sequence number to implement the flow and error control, even error detection. So we will see. So error control जो है, जहाँ पे error flow and flow control, error control जो byte number से establish होता है, sequence number जो है ये हमें error detection establish करने में help करता है। That is error detection। एरर डिटेक्शन को, दैट इज व्हाट इज एरर डिटेक्शन, कि कोई अगर सेगमेंट लॉस हो गया है या फिर कोई सेगमेंट अगर करप्ट हो गया है, इन दैट केस एरर डिटेक्शन इज इंप्लीमेंटेड, कि कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट पहुंच नहीं पाया या फिर उसमें कोई बिट्स जो है वो चेंज कर गया है, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर के रेफरेंस में ही हम वापस रीट्रांसमिशन के लिए उसको मांगेंगे। एंड फॉर दैट वी नीड अनदर नंबर दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये 3 नंबरिंग सिस्टम है जो टीसीपी प्रोटोकॉल को फुल प्रूफ बनाता है। तो सीक्वेंस नंबर इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट सेंट। सीक्वेंस नंबर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट सेंट। एसी के नंबर जो है इक्वल्स टू सीक्वेंस number of the last byte received by the receiver and plus 1। मतलब अगर वो 5 सेगमेंट्स भेज चुका है, सीक्वेंस नंबर तो जो होगा, जो सेगमेंट भेज रहा है उसका जो पहला बाइट होगा वही उसका सीक्वेंस नंबर होगा। लेकिन ऐसा अगर 5 सेगमेंट भेज दिया है, फॉर एग्जांपल हम शुरू किए थे 1001 से और पहला सेगमेंट हम यहाँ भेजे, दूसरा सेगमेंट हम यहाँ भेजे और थर्ड सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा, इसमें फिर 1000 जोड़ेंगे, दैट इज 12001, फिर 1000 जोड़ेंगे, तो ये थर्ड मेरा सीक्वेंस नंबर होगा। सो कहने का मतलब है, तो इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा कि इसके बाद जो लास्ट सेगमेंट हुआ था, इसका जो लास्ट बाइट नंबर है, उस बाइट नंबर में एक ऐड करके जो वो रिप्लाई देगा, दैट इज कॉल्ड द एक्नॉलेजमेंट। ये भी बताता है, एक्नॉलेजमेंट ये भी बताता है द नेक्स्ट सेगमेंट एक्सपेक्टेड। अगला सेगमेंट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, द नेक्स्ट सेगमेंट एक्सपेक्टेड। दूसरा सेगमेंट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। So somewhere the sequence number and the acknowledgement number are related to each other to implement the flow and error control, so that we can go for retransmission mechanism in the TCP, that is transmission TCP के जरिए। Now comes the segment format। क्या है इसका segment format? Let us go to the next page। ये जो सेगमेंट है, इसी सेगमेंट में सारा इंफॉर्मेशन टीसीपी का इन्वॉल्व है, जहां से वो एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन को इंप्लीमेंट करता है और साथ में वो कनेक्शन को भी एस्टैब्लिश करता है। दैट इज कनेक्शन को दो प्रोसेस के बीच में स्थायीकरण करता है, फिर डाटा ट्रांसफर भी होता है एंड कनेक्शन को टर्मिनेट भी करता है। सो द होल प्रोसेस ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन in TCP is done as connection oriented, and it is done basically in 3 steps। पहला है connection establishment, दूसरा है data transfer, तीसरा है that is termination of the connection। और ये सारा चीज जो है, ये सारा कंट्रोल जो है उसके सेगमेंट में ही छुपा हुआ है। So if this is the TCP format, protocol data unit format,
Suppose this is our data and this is our TCP header. TCP header. Now this header what are the fields that takes care of the connection? पहला फील्ड है इसमें जो सोर्स का पोर्ट एड्रेस। फर्स्ट फील्ड इज द सोर्स पोर्ट एड्रेस। ये 16 बिट का होगा क्योंकि इतना पोर्ट्स है वो 16 बिट पे असाइन होते हैं। दूसरा है डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, दिस इज आल्सो ऑफ 16 बिट्स। इनका काम है बताना कि कौन से प्रोसेस से डेटा चल के किस प्रोसेस में जा रहा है। अगर क्लाइंट कोई भेज रहा है तो उसका अपना पोर्ट का अपना एक एड्रेस से उसको पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस सेंड कर रहा है, बिकॉज एवरी प्रोसेस is associated with a port number also, and in the server side every process is associated with the port number. So port से पता चलता है कौन सा प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट इज द सीक्वेंस नंबर। now this is 32 bits. थर्ड इज द एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि हर सेगमेंट का या फिर क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट है। अगर 4 सेगमेंट पहुंच चुका है तो 4 सेगमेंट का जो टोटल होना चाहिए, लास्ट सेगमेंट जो पहुंचा उस सेगमेंट का लास्ट बाइट प्लस 1 जो नंबर होगा वो नंबर को भेजेगा। इससे पता चलेगा कि पिछला 4 सेगमेंट पहुंच चुका है। सो एक्नॉलेजमेंट नंबर इन टीसीपी इज आल्सो क्यूमुलेटिव। ये भी 32 बिट्स का होता है। नेक्स्ट इज पहला ये जो चौथा फील्ड है इसको बांटा गया है कुछ सब फील्ड्स में। व्हाट आर द फील्ड्स? लेट्स सी। सो पहला है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ ये 4 बिट का होता है। 4 बिट का होता है। ये डिसाइड करता है कि कैसे कितना हेडर का जो टोटल लेंथ है वो कितना दूर तक जा रहा है। हम लोग देखेंगे इसको, थोड़ा देर के लिए इसको पेंडिंग रखते हैं। So next is the reserved bits. So 6 bits are reserved for this purpose, and we have some flag bits that is given in the for control. That is पहला है, जो पहला flag है that is urgent, URG. When a particular byte is in urgent, कोई अगर बाइट अगर अर्जेंटली भेजना है, स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इट इज टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो स्ट्रीमलाइन है, तो उसमें से किसी पर्टिकुलर बाइट को अर्जेंट बेसिस पर अगर भेजना है तो हमको उस बाइट के लिए फ्लैग बिट को ऑन करना पड़ेगा और हमको बताना पड़ेगा कौन सा बाइट, ये पूरे सेगमेंट्स में अगर 1000 बाइट्स है तो 1000 बाइट में कितना नंबर वाला बाइट जो है वो अर्जेंट मोड पे है जिसको पहले डिलीवर करना है। सो फॉर दैट वी नीड टू put the urgent flag bit on. Next is the ACK. जब कोई किसी सेगमेंट का हम एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं then we use this flag bit. Then is the push, PSH, push bit. Then is the reset. That is अगर फिर से अगर कनेक्शन को रीएस्टैब्लिश करना है, कनेक्शन अगर टर्मिनेट हो गया किसी कारण से, हो सकता है नेटवर्क में एरर के कारण से, कनेक्टिविटी की इशू के कारण से, तो उसके कनेक्शन को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए तो फिर से अगर वो एस्टैब्लिश मोड में जाएगा, उसी सर्वर वही होस्ट वही प्रोसेस फिर से नेक्स्ट उसी सर्वर में उसी प्रोसेस से फिर से अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहेगा, देन RST flag has to be kept on. Then comes the sync flag, that is synchronize करना। that is इसमें इस फ्लैग के जरिए जो हमारा जो सेंडर प्रोसेस है और जो रिसीवर प्रोसेस है दोनों एक दूसरे से सिंक्ड होते हैं कि हाँ आर यू रेडी टू रिसीव द सेगमेंट और डेटा फ्रॉम मी। रिसीवर भी उसका जवाब देता है एसीके के जरिए कि हाँ हम रेडी हैं, नाउ यू कैन सेंड। एंड फाइनली जब कनेक्शन को खत्म करना है, फॉर दैट वी नीड द
finalized flag, that is fin flag. Finally, we are having a field that is called window size. विंडो साइज एक फील्ड रखा गया है कि चूंकि ये फ्लो कंट्रोल बेस्ड है तो कितना विंडो टीसीपी एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब रिसीवर विंडो कितना होना चाहिए कि बफर अनलिमिटेड तो रख नहीं सकते हैं, तो बफर कितना होना चाहिए और सेंडर विंडो कितना होना चाहिए। तो दोनों का विंडो में जो तालमेल है उसी को डिफाइन करने के लिए वी नीड ए फील्ड दैट इज विंडो साइज एंड इट इज ऑफ 16 बिट्स। Then we are having checksum just that we were having in UDP में जैसा checksum था उसमें भी वही है checksum। checksum बताता है कि जो सेगमेंट्स पहुंचे हैं those are intact or not, वो सारे सेगमेंट्स इंटैक्ट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल दैट इज एरर डिटेक्शन में ये काम आता है। checksum के जरिए हम एरर को डिटेक्ट करते हैं और ये जो रो है इसके जरिए हम लोग एरर कंट्रोल करते हैं या फिर फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं। तो checksum इज 16 बिट्स, इसके जरिए वो चेक करता है कि कौन सा जो बिट्स है सेगमेंट्स पे वो फ्लिप कर गया है। नेक्स्ट इज द अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट, ये बिट तभी ऑन होगा, 16 बिट का फील्ड है, ये फील्ड तभी ऑन होगा जब मेरा अर्ज वाला फ्लैग जो है URG फ्लैग जो है ये ऑन रहेगा। इसका मतलब अर्जेंट पॉइंटर बताता है कि जो 16 बिट का दैट इज द जो विंडो साइज है, जो विंडो जितने में 16 बिट्स का विंडो साइज है, इसमें कौन सा बाइट जो है पर्टिकुलरली किस बाइट एड्रेस पे मेरा अर्जेंट बाइट रखा हुआ है। मतलब ये जो पूरा सेगमेंट है, इस पूरे सेगमेंट में बहुत सारे बाइट्स है, कौन सा बाइट मेरा अर्जेंट है। तो अर्जेंट पॉइंटर यूजिंग द 16 बिट्स that is filled will point that address at which byte in among all the bytes is urgent। ऐसा हो सकता है कि जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो जो TCP जो मॉड्यूल है एट द सेंडर साइड वो कुछ डेटा को वो भेज चुका है, इट हैज ऑलरेडी सेंट सम डेटा एंड फाइंड एट ऑल एट अ टाइम it got to know that a particular byte has came to it to be processed and that is very urgent। तो वो क्या करेगा, तो जब वो उस अगले बाइट को जब वो अगले सेगमेंट को जब वो फ्रेम करेगा उसमें एक अर्जेंट बाइट वो डाल देगा। क्यों? क्योंकि जब ये अर्जेंट बाइट को डाल देगा और उस अर्जेंट बाइट का एक पॉइंटर वो एक्टिवेट कर देगा कि जब ये बाइट रिसीव हो, जब रिसीवर विंडो में ये बाइट ये मेरा सेगमेंट पहुंच जाए तो उसको जैसे ही वो सेगमेंट उस हेडर को वो खोलेगा उसको पता चल जाएगा डेटा रिसीवर में, क्योंकि पहले तो हेडर प्रोसेस होगा रिसीवर साइड में, तो वहीं से उसको पता चल जाएगा कि इस पे कोई बाइट अर्जेंट है कि नहीं। तो जो बाइट अर्जेंट है उसको वो रिसीवर पहले प्रोसेस कर देगा एंड फॉर दैट अर्जेंट पॉइंटर हैज टू बी गिवन दैट एड्रेस ऑफ दैट सेगमेंट में किस बाइट लोकेशन जो लोकेशन है वो मेरा अर्जेंट है, ये अर्जेंट पॉइंटर को बताना पड़ेगा। ये तभी काम करेगा जब मेरा दैट इज द अर्जेंट फ्लैग इज ऑन, इज केप्ट ऑन। फाइनली वी आर हैविंग द लास्ट फील्ड दैट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल कहने के लिए है बट इट इज यूज टुडेस वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शंस एंड पैडिंग। तो इस तरह से पूरा जो TCP ये है ये एक हॉरिजॉन्टली, चूंकि दिखाना मुश्किल है दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग इट इन वर्टिकल फैशन। तो ये पूरा जो है दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल साइज ऑफ द TCP IP हेडर इज 20 बाइट्स। क्योंकि ये सब जो है दिस इज 4 बाइट्स, 4 बाइट का अगर 5 सेक्शन को अगर जोड़े तो 20 बाइट्स हो जाता है, और ये जो सेक्शन है इट इज केप्ट फॉर 40 बाइट्स अगर चाहिए तो टोटल TCP जो हेडर है इट रेंजेस फ्रॉम 20 बाइट्स टू 60 बाइट्स। TCP हेडर है इट कैन रेंज फ्रॉम 20 बाइट्स, मैक्सिमम साइज उसका 60 बाइट्स तक जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ये हेडर लेंथ क्या है, ये क्या बताता है। तो मेरा पहला जो फील्ड है दैट इज द फर्स्ट फील्ड इज, ये मेरा एक वर्ड है 16 बिट मिलकर इट इज द फर्स्ट वर्ड, first word, this is the second word, this is the third word, this is the fourth word, this is the fifth word। तो 5 वर्ड है और साथ में ये जो ऑप्शंस है इसके अंदर भी हमारे पास 32 बिट का we are having 5, that is इसके अंदर भी 5 फील्ड्स हैं। देखेंगे हम लोग 5 फील्ड्स सब मिला के हो जाते हैं 10।
तो अगर 10 लेंथ दैट इज 32 बिट का अगर 10 लेंथ मुझे एड्रेस करना है, फॉर दैट वी नीड 4 बिट्स, क्योंकि 2 टू द पावर 4 इज 16, 2 टू द पावर 3 इज 8, 2 टू द पावर अगर 3 ले तो दैट इज 8 वर्ड का हम एड्रेस कर सकते हैं अगर हम 3 बिट लेते, लेकिन हमें 10 वर्ड का एड्रेस करना है। तो हेडर लेंथ कितने वर्ड का है, तो सब मिला के हमारे पास 10 वर्ड आ रहे हैं, एंड फॉर दैट वी नीड 4 बिट्स। तो 4 बिट मींस दैट इज 16 unique patterns, to address 10 words। तो 10 वर्ड को अगर मुझे एड्रेस करना है तो हमें 4 हेडर लेंथ 4 बिट्स लेना पड़ेगा। नाउ कम कि ये जो ऑप्शंस जो सेक्शन है इसमें हम लोग क्या देते हैं, व्हाट इज द ऑप्शन सेक्शन। तो ऑप्शन सेक्शन हालांकि स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड नहीं किया गया है, लेकिन इफ यू वांट कि अगर प्रोटोकॉल को अगर चाहिए होगा, इट कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन सेक्शन। सो पहला ऑप्शन सेक्शन जो वो यूज किया है दैट इज कॉल्ड दैट इज मैक्सिमम सेगमेंट साइज ऑप्शंस। तो इसमें जो पहला जो यूज किया है दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम सेगमेंट साइज, दैट इज MSS। ये डिफाइन करता है कि हमारा जो सेगमेंट है कि वो कितने साइज का हो सकता है, तो टोटल सेगमेंट अगर उसको हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं कि नहीं, और उसको घटा सकते हैं, कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सेगमेंट कितना हो सकता है। तो सेगमेंट का जो साइज है इट आल्सो it because the protocol is very dynamic, so every time the maximum segment size has to be defined। तो सेगमेंट साइज कितना है उस हिसाब से मेरा विंडो कितना बनना चाहिए, जो विंडो साइज हम अपर फील्ड में दिखाए थे, विंडो साइज कितना होना चाहिए। सो दिस टू आर समवेयर रिलेटेड कि मैक्सिमम विंडो साइज कितना है, सेगमेंट साइज कितना है, उसके आधार पे हमारा जो विंडो साइज है वो कितना दिया जा सकता है। हियर कम्स द विंडो साइज क्या दे सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द विंडो स्केलिंग। तो विंडो साइज के लिए वो 16 बिट्स दिया है, दैट इज द डिफॉल्ट साइज। लेकिन अगर जो रिसीवर विंडो है ऐसा, चूंकि जो टीसीपी है इट इज सपोज टू ऑपरेट इन ऑल टाइप ऑफ होस्ट, हर तरह के होस्ट में ये काम करने के लिए इसको बनाया गया है। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है उसके लिए भी है, जो मैक चला रहा है उसके लिए भी है, जो विंडोज चला रहा है उसके लिए भी है, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का हो सकता है जिस नेटवर्क से वो कनेक्टेड है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ईथरनेट से कनेक्टेड है, हो सकता है कोई जिस लैन से जो कनेक्टेड फाइबर केबल से हो, या फिर कोई वायरलेस से हो। तो चूंकि हर जो होस्ट का जो स्पीड जो लैन में वो कनेक्टेड होगा उसका स्पीड चूंकि अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड हम विंडो साइड रिसीवर का डिसाइड कर दें और किसी को भी हम उस साइड से भेज सकते हैं। हो सकता है ऑप्टिमाइज यूज ना हो, जितना विंडो साइज वो डिमांड करता है उतना हम भेज ही नहीं रहे हैं, तो नेटवर्क का बैंडविड्थ हम यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर जितना वो सह सकता है उससे हम ज्यादा भेज रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो बफर में जाएगा ही नहीं, तो कंजेशन क्रिएट होगा। तो क्यों ना इसको फ्लेक्सिबल रखा जाए विंडो साइज को, कि जितना डिमांड और डायनामिक बेस पे उस हिसाब से इसको हम चेंज करें। क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जो टीसीपी रखा है दैट इज 16 बिट अगर रखा है, 16 बिट अगर विंडो साइज रखा है दैट मींस 65,535 that is bits, that is equivalent to 64 KB का विंडो साइज रखा है। लेकिन आज की डेट में जहां पे हम लोग 4K वीडियोस या फिर जो कि हाई डेफिनेशन वीडियोस वगैरह यूज करते हैं, एंड इट रिक्वायर्स रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अगर आप YouTube में या फिर किसी भी तरह का वीडियो स्ट्रीमिंग में अगर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो आपको विंडो साइज ज्यादा रखना पड़ेगा। सो इन दैट केस विंडो स्केलिंग इज रिक्वायर्ड। तो आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, तो इसलिए स्केलिंग, इसलिए ऑप्शंस जगह को खाली रखा गया जहां पे हम लोग विंडो का स्केलिंग हम कर सके। समथिंग got deleted anyway, so and for that ये विंडोज स्केलिंग का वो ऑप्शन को रखे ताकि विंडो को हम छोटा बड़ा कर सके, घटा सके, बढ़ा सके अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। नेक्स्ट इज द सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट।
एक्नॉलेजमेंट। इसको SACK से भी जानते हैं। एक एक्नॉलेजमेंट जो है बाय डिफॉल्ट उसके फील्ड में है, दैट इज द कंट्रोल फ्लैग के हिसाब से एक्नॉलेजमेंट है। दूसरा है कि अगर वो तो किसी एक सीक्वेंस नंबर का एक्नॉलेजमेंट देना है, लेकिन चूंकि जो सेगमेंट्स है जो TCP में, दे कैन अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, हो सकता है वो आउट ऑफ ऑर्डर भी पहुंच जाए, और हो सकता है दे कैन अराइव इन ऑर्डर। तो अगर आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स पहुंच रहे हैं और कुछ सेगमेंट्स अगर लॉस हो गए हैं, कुछ सेगमेंट्स अगर करप्ट हो चुके हैं, तो बफर है उसमें जो सेगमेंट बनेगा, दैट इज जो फिलअप होगा, उस पे कुछ गैप्स रह जाएंगे कि जो बीच का जो सेगमेंट्स है, मान लो 1 से लेके 5 तक का सेगमेंट, 5 सेगमेंट वो भेज रहा है, लेकिन बीच का 2 या 3 सेगमेंट सीक्वेंस नंबर 2 एंड सीक्वेंस नंबर 3 जो है वो कहीं पे करप्ट हो गया है या फिर खराब हो गया, तो 2-3 सीक्वेंस नंबर से सेगमेंट जो है वो अगर करप्ट हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है, then we have to send multiple acknowledgements, and for that we have to go for selective acknowledgement of for the lost or corrupted segments। and और हर सेगमेंट जो है जब तक वो रीअसेंबली नहीं होगा, बाइट्स पहुंच रहा है, बाइट्स को रीअसेंबल करके वहां भी वो सेगमेंट्स बना रहा है, उस सेगमेंट्स को रीअसेंबल करके वो एप्लीकेशन लेयर में रिसीवर साइड पहुंचा रहा है। So in case of out of order arrival of the segments, जब segments out of order पहुंच रहे हैं या फिर lost and corrupted segments, then the TCP has to go for selective acknowledgement, that is acknowledgement given for missing segment। जो भी segments उसका missing है उसको वो उसके लिए acknowledgement भेजेगा। For example अगर 20 नंबर बाइट पहुंचा है और 20 से 25 नंबर बाइट तक किसी एक सेगमेंट 20 से 25 नंबर वाला बाइट जो है वो नहीं पहुंचा है, तो अब ये जो 5 बाइट जो मिसिंग है उसके लिए वो क्या भेजेगा? तो एक्नॉलेजमेंट तो एक सीक्वेंस नंबर के आधार पे था, लेकिन अगर एक सेगमेंट में ही कुछ बाइट्स अगर करप्ट हो गए या फिर लॉस हो गए या फिर कुछ भी हुआ है इन दैट बाइट, तो उसके लिए उसको एक सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ेगा। सो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट इज मींट फॉर सीक्वेंस नंबर एंड सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट इज एक सेगमेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर बाइट्स अगर करप्ट हो जाता है उसके लिए। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट फील्ड इज आपका टाइम स्टैम्प्स। तो हर जो भेजा जा रहा है सेगमेंट का, तो हर सेगमेंट को भेज के ऐसा नहीं है कि अनिश्चितकालीन तक कोई भी जो TCP प्रोटोकॉल है वो वेट करता रहेगा। सो एवरी TCP वेट्स फॉर ए राउंड ट्रिप टाइम, दैट टाइम इज कॉल्ड RTT, राउंड ट्रिप टाइम। तो वो जिस नेटवर्क में भेजा हो, वो किसी भी नेटवर्क में हो, तो उसको वहां से आने में कितना समय लगता है, उतने समय तक वो वेट करता है। एंड दैट वेटिंग टाइम इज गिवन बाय ए टाइमर दैट इज कॉल्ड RTO, दैट इज रीट्रांसमिशन टाइम आउट। रीट्रांसमिशन टाइम आउट टाइमर। जैसे ही एक सेगमेंट को वो पुश कर देता है कोई भी एक सेगमेंट को, तो उसके लिए वो रीट्रांसमिशन RTO एक सेट कर देता है, रीट्रांसमिशन टाइमर एक सेट कर देता है कि इतने समय के अंदर इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए। एंड इफ इट डजंट कम, अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, तो उसको फिर से रीट्रांसमिशन में फॉर एग्जांपल उसको फिर से वही सेगमेंट को फिर से भेजना पड़ेगा। एंड दिस इज दैट इज इन दिस वे इट इंप्लीमेंट्स द एरर कंट्रोल। मतलब कहीं पे कोई कुछ गड़बड़ी हो गया है, इसके रिसीवर भेज ही नहीं पाया, रिसीवर के पास कोई ऑप्शन नहीं है भेजने का कि हम कौन सा अभी तक पहुंचा ही नहीं उसका एक्नॉलेजमेंट। सो इन दैट केस इट विल गो फॉर रीट्रांसमिशन। सो रीट्रांसमिशन के लिए हो जाएगा, एंड इट विल रीट्रांसमिशन फॉर ऑल द अनएक्नॉलेज्ड, फॉर ऑल अन एक्नॉलेज सेगमेंट्स। जो भी सेगमेंट्स एक्नॉलेज नहीं हो सके हैं उसके लिए वो रीट्रांसमिशन मैकेनिज्म लगाएगा। कब लगाएगा? जब RTO टाइमर सेंडर का जब एक्सपायर कर जाएगा तभी वो लगाएगा। एंड फाइनली इन द ऑप्शन फील्ड वी आर हैविंग वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड द NOP, कि अगर ऑप्शंस को अगर अलग करना है, NOP इसका फुल फॉर्म है नो
options. So it depends upon the operating system somehow कि वो operating system जो है ये जो सारे options है, इन options को वो कितने bytes या कितने bits से अलग थलग रखते हैं, because it need to separate कि maximum segment size कितने bit से कितने bit तक रेफर कर रहा है, स्केलिंग जो है वो कितने bit से कितने bit तक, तो सबका इंफॉर्मेशन उसी 40 बाइट में है, तो उसी को अलग थलग रखने के लिए we are using NOP bits, that is no option bits. जहाँ पे वो bits activate रहेंगे, मतलब वहाँ पे कोई options नहीं है, तो जहाँ भी वो bits activate नहीं रहेंगे वहाँ पे वो options काम करेंगे. So this was all about the framing, that is the header format of the TCP. In the next session we will learn that कैसे हम लोग connection को establish करेंगे, कैसे connection is data is pushed, and what are the things that and how it is terminated, and what are the things that has to be taken care of, and what can be the possible difficulties while going for TCP transmission. So if you have any question for today, it is I am ending here. अगर किसी कोई सवाल